So now we are going to discuss the various types of coronary artery disease. Now, to understand this, let's understand some basic physiological concepts here. For example, these diagrams are trying to explain you that what is the difference between stable angina, unstable angina, NSTEMI, STEMI, इन सब में क्या difference है ये समझ रहे हैं हम. तो here is the representation of the coronary artery and the myocardium. This is myocardium. Now द फर्स्ट डायग्राम इज फॉर हेल्दी इंडिविजुअल. आप देखिए कोरोनरी आर्टरी में कोई भी एथरोस्क्लेरोसिस नहीं है और ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से चल रही है. इफ़ यू सी अ क्रॉस सेक्शन द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इट इज़ वाइड ओपन एंड देयर इज नो एथरोस्क्लेरोसिस इन दैट. नाउ जैसे जैसे द एज विल इंक्रीज देयर इज अ चांस ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस. सो सम अमाउंट ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस वी ऑल आर गोइंग टू डेवलप आफ्टर द एज ऑफ 50, 55, 60 ईयर्स के बाद में थोड़ा बहुत तो सबको होगा. So what is going to happen if you see the next one, with the age there is a small amount of atherosclerosis is going to happen, and if we take a cross section from this particular area and if we see here, you can easily mark out that there is a small amount of atherosclerosis but still a good amount of lumen is open, so the blood supply to the myocardium is happening very nicely, so there is no problem. So the patient this particular person will remain asymptomatic, mild atherosclerosis, nothing is going to happen. बट अगर ये एथरोस्क्लेरोसिस और बढ़ता है, नाउ द प्रॉब्लम विल स्टार्ट हैपनिंग. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर ये एथरोस्क्लेरोसिस और बढ़ता है, इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम हियर इट विल लुक लाइक दिस. नाउ द ल्यूमन इज रिलेटिवली लेस. और हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट मायोकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई की डिमांड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. मतलब कि अगर किसी का हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसकी मायोकार्डियम को उस टाइम के लिए ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है. तो what is happening here is in this diagram you can see that the blood supply is relatively less. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया है, ब्लड सप्लाई हो तो रहा है लेकिन थोड़ा कम हो रहा है. ये इतना है कि if the heart rate will be less there is no problem, but if this person heart rate increases then there is a chance of ischemia. So what is going to happen is ischemia will only occur if the heart rate becomes more. जैसे ही हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट कैसे बढ़ेगा, व्हेन द पेशेंट विल डू सम फिजिकल एक्सर्शन और द पेशेंट अंडरगोज सम स्ट्रेस, व्हेनेवर द सिंपैथेटिक एक्टिविटी विल इंक्रीज द हार्ट रेट विल इंक्रीज एंड दैट विल क्रिएट द इश्चेमिया, द पेशेंट विल हैव द चेस्ट पेन. और जैसे ही ये पेशेंट रेस्ट करेगा वापस से हार्ट रेट कम होगी, फिर इसका चेस्ट पेन चला जाएगा. दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज द स्टेबल एंजाइना. दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज स्टेबल एंजाइना. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज समटाइम्स these stable angina patient what may happen is कि ये जो एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है दिस प्लाक में डिसरप्ट, कभी कभी ये जो एथरोस्क्लेरोसिस का प्लाक है ये डिसरप्ट कर सकता है. एंड द मोमेंट द प्लाक विल डिसरप्ट, इट्स नॉट मैंडेटरी कि स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट का ही प्लाक डिसरप्ट करेगा. अगर किसी को एथरोस्क्लेरोसिस है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं था लेकिन ये प्लाक डिसरप्ट कर गया, द मोमेंट द प्लाक विल डिसरप्ट द प्लाक सरफेस विल बिकम इरेगुलर. और जैसे ही वो इरेगुलर होगा उसके ऊपर प्लेटलेट्स एग्रीगेट करने लग जाएंगे. उसकी वजह से क्या होगा, द ब्लड सप्लाई विल फर्दर नैरो डाउन. अब ब्लड सप्लाई इतनी कम हो गई है कि इवन एट अ लेसर हार्ट रेट द पेशेंट विल डेवलप इश्चेमिया एंड द पेशेंट विल डेवलप द चेस्ट पेन. सो इवन एट अ लेसर हार्ट रेट मीन्स एट अ नॉर्मल हार्ट रेट द पेशेंट विल डेवलप द इश्चेमिया और द चेस्ट पेन. मतलब कि एट रेस्ट द पेशेंट विल डेवलप द चेस्ट पेन. एंड इफ द पेशेंट डेवलप्स चेस्ट पेन एट रेस्ट, दिस इज पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज अनस्टेबल एंजाइना, which we will write as USA. Now, if someone develops unstable angina or USA, the platelets are aggregating, and then the clot formation will start. Now, if the clot formation will start, you can see that now the blood supply is further narrowed down. और कम हो गया ब्लड सप्लाई. अब तो ब्लड सप्लाई इतना कम हो गया कि अब पेशेंट को इश्चेमिया नहीं हो रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट द इन्फेक्शन स्टार्टेड हैपनिंग, इन्फेक्शन होने लग गया. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इन्फेक्शन जब भी होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो दो टाइप से हम ईसीजी में आइडेंटिफाई करते हैं, या तो एसटी एलिवेशन होता है या नहीं होता है. तो यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द पेशेंट the infection will happen but the ST elevation will not occur. So this particular thing is called as non-ST elevated myocardial infarction, NSTEMI, non-ST elevated myocardial infarction. और अगर ये क्लॉट फॉर्मेशन आगे और बढ़ता रहेगा और एक कंप्लीट मैच्योर थ्रोम्बस बन जाएगा, मींस ऑलमोस्ट 100% ल्यूमन ब्लॉक हो जाएगा, देन देर इज नो ब्लड सप्लाई इज हैपनिंग, देर इज अ ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन. मतलब कि पूरी की पूरी थिकनेस
मसल की खराब हो जाएगी. There is going to be infarction in the transmural area, and in the ECG we are going to have the ST elevation. So this is called as the ST elevated myocardial infarction. So we have discussed total four types of the ischemic heart disease. The first one, here you can see the first one at the top, that what is happening is the blood supply was less, और ये तभी हो रहा था जब उस पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ रही थी, तो वो जो ब्लड सप्लाई थी वो कम पड़ रही थी और उसकी वजह से इश्केमिया हुआ था. दैट वाज स्टेबल एंजाइना. लेकिन अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस कभी प्लाक कभी रप्चर हो जाता है और उस पर एक साथ बहुत सारे प्लेटलेट इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई एकदम से नैरो डाउन हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को रेस्ट पे चेस्ट पेन होने लग जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल एंजाइना. एंड फर्दर दिस अनस्टेबल एंजाइना कैन प्रोग्रेस टू, अनस्टेबल एंजाइना में तो इश्केमिया हो रहा था, ये इश्केमिया आगे प्रोग्रेस कर सकता है इन्फाक्शन में. अगर थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई हो रहा है, ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्फाक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंस्टेमी. बट अगर 100% ब्लॉक हो जाता है एंड देयर इज नो ब्लड सप्लाई इज हैपनिंग एट ऑल, देयर इज द ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमी. सो how we are going to manage a patient of chest pain in the emergency? The first thing that we need to understand is, हमें ये देखना होगा कि पेशेंट को चेस्ट पेन कब हुआ था. अगर मान लीजिए चेस्ट पेन का पेशेंट आया, यू नीड टू आस्क द चेस्ट पेन अकर्ड एट एक्सर्शन और एट रेस्ट. अगर चेस्ट पेन एक्सर्शन पे हुआ था और रेस्ट लेने पे ठीक हो गया था, देन द आंसर इज स्टेबल एंजाइना. लेकिन पेशेंट ये बोलता है कि चेस्ट पेन जो हुआ था वो तो रेस्ट पे ही हो गया था, then there are three possibility. Either it is a unstable angina, USA, it is non-ST elevated myocardial infarction, or it is ST elevated myocardial infarction. These are the three possibility. क्योंकि इन तीनों कंडीशन में जो चेस्ट पेन हुआ है एट रेस्ट हुआ है, so these three disease as a group they are called as acute coronary syndrome, ACS. So ACS के अंदर तीन डिजीज आती है, USA, एंस्टेमी, स्टेमी. तो मान लेते एक पेशेंट आ गया, उसको चेस्ट पेन रेस्ट हुआ था, हमें पता करना था कि इन तीनों में से कौन सा है. तो हमने सबसे पहला ईसीजी किया. ईसीजी के अंदर एसटी एलिवेटेड एमआई को आइडेंटिफाई करना तो बहुत इजी होगा, क्योंकि उसके अंदर ईसीजी में हमें एसटी एलिवेशंस देखने को मिलेंगे, एसटी एलिवेशंस मिलेंगे, वेयर एज यूएसए और एनस्टेमी में तो नहीं मिलेगा. सो व्हाट आई एम राइटिंग इज यूएसए और एनस्टेमी में देयर इज नो एसटी एलिवेशन, देयर इज नो एसटी एलिवेशन इन द ईसीजी. हमें कोई और फाइंडिंग देखने को मिल सकती है, वी कैन हैव द एसटी डिप्रेशंस, वी कैन हैव द टी इन्वर्जन, लेकिन एसटी एलिवेशन नहीं होगा. नाउ अब अगर हमें यूएसए और एनस्टेमी को डिफरेंशिएट करना है, कैसे कर सकते हैं? वी कैन चेक द ट्रोपोनिन, द कार्डियक एंजाइम. कार्डियक एंजाइम तो तभी बढ़ते हैं जब भी इन्फाक्शन होता है, इश्केमिया में तो नहीं बढ़ते. तो इन्फाक्शन तो देखिए आप यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है. सो वेन एवर द इन्फाक्शन विल हैपन, द ट्रोपोनिन विल कम आउट, सो द ट्रोपोनिन विल इंक्रीज इन दिस कंडीशन. बट इन यूएसए द ट्रोपोनिन विल रिमेन नॉर्मल, will remain normal. So this is how we can easily identify that if the patient is coming in the acute coronary syndrome, what is the probable diagnosis. Now we are going to discuss them one by one, but here I want you to understand one more thing, that ये जो USA और एनस्टेमी होता है, ये दोनों डिजीज जो होती है they occur almost simultaneously. मतलब USA any time can convert into एनस्टेमी. So and the treatment is more or less same. So they are considered as a single group of disease when it comes to the diagnosis or the treatment. ये तो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि यूएसए अलग होता है, एनस्टेमी अलग होता है, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, इसको हम एक सिंगल एंटिटी के रूप में मानते हैं, दैट इज यूएसए एनस्टेमी कॉम्प्लेक्स. कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज स्टेबल एंजाइना. स्टेबल एंजाइना मीन्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस. So to understand this, let's take an example. There was a 55-year-old female. She was working in a corporate office. She is very ambitious and she is a chronic BD smoker. And she was working on third floor one day. And all of a sudden she realized that she is supposed to be there on the 8th floor for a very important meeting. And now she has understood that she is already late. So she went to the elevators, but the elevators under maintenance. So she now decided to go via the staircase. Now when she was going via the staircase, she was running very fast, very fast, very fast. When she was between 6th and 7th floor, all of a sudden, when she was between 6th and 7th floor, at that point, she had severe chest pain. She had severe chest pain. Despite the central ACs were working in the office, she started sweating. The pain was radiating towards the left shoulder, left side of the neck. The pain was so severe that she was unable to continue.
and she has to sit down there and there only. She took some rest, and on taking rest, the chest pain has been subsided. चेस्ट पेन जो था वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक होने लग गया. So now she has understood that whatever has happened between the 6th and 7th floor was not right. She decided not to go to the meeting. Instead of that, उसने सोचा कि मैं हॉस्पिटल जाके एक बार चेक करवा के आती हूँ. So what event that has happened, if we see that when she was at third floor, जब वो थर्ड फ्लोर पे थी तब तो उसकी, बिकॉज शी वॉज इन रेस्टिंग पोजिशन, तो उसकी हार्ट रेट जो थी रिलेटिवली कम थी, मतलब कि लेट्स से अराउंड 60, 70, 75 ऐसा कुछ चल रहा होगा. शी वॉज हैविंग सम अमाउंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ब्लड सप्लाई चल रहा था, इस वजह से कोई इस्चेमिया नहीं हो रहा था. बट वॉट हैपेंड वॉज द मोमेंट शी डिड द एक्सर्शन, द हार्ट रेट इंक्रीज. और हमें पता है कि अगर हार्ट रेट बढ़ता है तो मायोकार्डियल डिमांड भी बढ़ जाता है. जैसे हार्ट फास्ट ब्लड फटाफट करने लग जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होता है. लेकिन इस लेडी में प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम था, रिलेटिवली कम था, तो जब भी हार्ट रेट बढ़ रही थी, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द ब्लड सप्लाई विच वाज हैपनिंग, इट वाज नॉट इनफ, और उसकी वजह से यहाँ पे इस्चेमिया डेवलप हुआ. सो व्हेन द हार्ट रेट इंक्रीज, दिस लेडी हैज डेवलप्ड इस्चेमिया, और उसकी वजह से इसको चेस्ट पेन हुआ. देन व्हाट शी डिड वाज शी हैज टेकन अ रेस्ट. द मोमेंट शी टुक अ रेस्ट, अगेन व्हाट हैपेंड वाज, जैसे उसने रेस्ट लिया, उसकी हार्ट रेट वापस कम हो गई. द हार्ट रेट केम ऑन द लोअर साइड. And the moment the heart rate came on the lower side, there is no ischemia. There is no ischemia means there is no chest pain. So this particular thing is referred as the stable angina. स्टेबल एंजाइना में पेशेंट को चेस्ट पेन तभी होता है जब वो एक्सर्शन करता है, जब भी उसकी हार्ट रेट बढ़ती है चेस्ट पेन होता है, और जब वो रेस्ट कर लेता है ठीक हो जाता है. सो नाउ शी डिसाइडेड टू कम टू यू इन द हॉस्पिटल. व्हेन शी केम टू यू इन द हॉस्पिटल, शी गेव दिस हिस्ट्री दैट शी हैड चेस्ट पेन एट एक्सर्शन. एंड ये जो चेस्ट पेन हुआ था, ये चेस्ट पेन इट वॉज लास्टेड लेस देन 10 मिनट. 10 मिनट के अंदर अंदर ठीक भी हो गया था. सो आपको ये सारी हिस्ट्री सुन के लग रहा था कि इसको स्टेबल एंजाइना हो सकता है. सो नाउ यू हैव टू सिमुलेट द सेम कंडीशन इन द हॉस्पिटल. नाउ व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन दैट वी कैन डू? ऑब्वियसली दिस, सी व्हेनेवर अ पेशेंट ऑफ चेस्ट पेन विल कम, यू विल डू द ईसीजी. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जब आप इसका ईसीजी करोगे, क्योंकि उस टाइम पे तो इसको इस्चेमिया हो नहीं रहा था, जब आपके पास ये पहुंची हॉस्पिटल में तब तक तो इसका चेस्ट पेन ठीक हो गया था. सो मोस्ट ऑफ द टाइम द पॉइंट दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, ईसीजी के अंदर हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा? देयर इज नो एसटी एलिवेशन. बेसिकली हमें स्टेमी को रूल आउट करना था, वो वैसे भी हो रहा था क्योंकि इसको चेस्ट पेन केवल एक्सर्शन पे होता था, तो हमें ईसीजी के अंदर कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग दिखेगी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम में. देन व्हाट आर द अदर इन्वेस्टिगेशंस दैट वी आर हैविंग? सी, एक इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं इसको सीटी एंजियोग्राफी. वी कैन गो फॉर सीटी एंजियोग्राफी or we can go for TMT. We have two options available. CT एंजियोग्राफी करेंगे तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस दिख जाएगा कि कौन सी आर्टरी में है, कितना ब्लॉक है, दैट वी आर एबल टू से. एंड TMT करेंगे, ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू सिमुलेट द सेम कंडीशन कि इसका हार्ट रेट बढ़ाने से इसको चेस्ट पेन होता है या नहीं होता है. सो द TMT इज गोइंग टू कम पॉजिटिव. सो मेनली हमारे को स्टेबल एंजाइना डायग्नोज करने के लिए हमारे पास ये दो इन्वेस्टिगेशन है, सीटी एंजियोग्राफी और टीएमटी. अगर आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन यू विल सेलेक्ट सीटी एंजियोग्राफी. सीटी एंजियोग्राफी इज बेटर देन टीएमटी, बिकॉज इसके अंदर हमें क्लियर कट विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि कितने परसेंट एथेरोस्क्लेरोसिस है और कौन सी इज हैपनिंग इज कि उसके कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस है, एंड जो ब्लड सप्लाई हो रहा है ये रिलेटिवली कम है. जब भी उसकी हार्ट रेट बढ़ती है तो वो ब्लड सप्लाई कम लगने लग जाता है. सो व्हाट वी वांट इज, वी नेवर वांट द हार्ट रेट टू बी ऑन द हायर साइड. सो वी आर गोइंग टू गिव द ड्रग दैट इज बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर इज गोइंग टू डू टू थिंग्स. क्योंकि हार्ट रेट को कम करेगा तो मायोकार्डियल डिमांड को कम कर देगा, एंड बीटा ब्लॉकर इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज द कार्डियक रीमॉडलिंग. सो बीटा ब्लॉकर is going to decrease the cardiac remodeling. There is going to be decrease in the cardiac modeling, and there is going to be decrease in the heart rate. Then the second thing that you are going to give to this is, we don't want to put extra burden on the heart, so we are going to give nitrates. Nitrates are going to decrease the preload. जो हार्ट में ब्लड पहुंचता है, द लोड विच इज रीचिंग टू द हार्ट, की जो हार्ट को पंप करना पड़ता है, उसको कम कर देंगे बाय गिविंग द नाइट्रेट्स. देन बाय डूइंग दीज टू थिंग्स, देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द फर्दर चेस्ट पेन इवेंट्स इन द लेडी. इसको बार बार अब जो चेस्ट पेन होने वाली प्रॉब्लम है वो तो रुक जाएगी, बट यू नीड टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट
कि इनको जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है वो कभी भी रप्चर हो सकता है और उसके ऊपर बहुत प्लेटलेट एग्रीगेट हो सकते हैं. अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, here you can see right now this lady is in this state, stable angina में है. What may happen is that this plaque can rupture anytime, and the moment the plaque will rupture, the platelets will aggregate and the blood supply will be very less, and even at a lesser heart rate the lady can develop the chest pain. हम नहीं चाहते कि ये प्लाक रप्चर हो और उसके ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेट्स हो. So to prevent the future problem, what are the various things that we can do is, one, we can give a plaque stabilizer such as atorvastatin. Then we are going to give a antiplatelet drug कि अगर प्लाक रप्चर भी हो जाए तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होना चाहिए. सो द एंटीप्लेटलेट ड्रग दैट वी आर गोइंग टू गिव इज एस्पिरिन. So these are the four main drugs which we are going to give to the lady. Now, you will call this patient for follow-up continuously. The main thing that you have to monitor in the follow-up is आप ये चाहते हैं कि इस पेशेंट का हार्ट रेट हमेशा थोड़ा सा लोअर साइड पे ही रहे, सो दैट इसको चेस्ट पेन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए. मान लीजिए आप बीटा ब्लॉकर दे रहे थे, लेट्स से मेट्रोप्रोलोल, you were giving 25 milligram of metoprolol and you have called the patient every 1 month for the follow-up. जब भी वो आता था आप उसकी हार्ट रेट चेक करते थे. आपका टारगेट ये था कि इसकी हार्ट रेट 60-65 के आसपास रखनी है. आपने मेट्रोप्रोलोल दिया 25 मिलीग्राम, फिर भी 60-65 नहीं आ रही थी, तो आपने मेट्रोप्रोलोल की डोज बढ़ा दी, 50 मिलीग्राम कर दी. अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, फिर भी हार्ट रेट जो है हमारा 60-65 के आसपास नहीं आ रहा है, तो फिर हम एक दूसरी दवाई और ऐड कर सकते हैं. सो I am writing plus minus, it's not always plus minus. The drug that we can add is to keep heart rate around 60 per minute. We can add one more drug, that is ivabradine. Ivabradine कैसे काम करता है? तो ivabradine is going to inhibit the funny channels in the SA node. फनी चैनल इनिबिटर इन एसए नोड. अगर हम एसए नोड को इनिबिट कर देंगे तो हार्ट रेट कम ही रहेगा. सो दीज आर द वेरियस ड्रग्स दैट वी कैन गिव व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेबल एंजाइना. अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में से विच ड्रग इज गोइंग टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द पेशेंट, which drug is going to decrease the future problem in the patient, so the maximum mortality reduction, जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल बेनिफिट देगा, that is going to be the beta blocker. अगर बीटा ब्लॉकर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, देन यू कैन सेलेक्ट एस्प्रिन. बीटा ब्लॉकर if it is not given, then we can select aspirin, but the maximum mortality reduction is going to be beta blocker. When it comes to नाइट्रेट्स के कुछ साइड इफेक्ट है, जस्ट अ फार्माकोलॉजिकल कोरिलेशन. नाइट्रेट देने से एक तो पेशेंट को मोस्ट कॉमनली द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज हेडेक, बिकॉज इट्स अ वेसोडाइलेटर, सो इट विल लीड टू हेडेक. The other side effect that can be there is, this is the most common side effect. The other side effect, nitrate can lead to methemoglobinemia. There can be increase in the formation of methemoglobin, which can lead to chocolate cyanosis. So these are the various drugs to be used when it comes to the management of stable angina. कैसे आइडेंटिफाई करना है एमसीक्यू में? पेशेंट को जो चेस्ट पेन होगा एक्सर्शन पे होगा, रेस्ट लेने पे ठीक हो जाता है. इसके लिए जो बेटर इन्वेस्टिगेशन है सीटी एंजियोग्राफी करना है. इफ नॉट देन गो फॉर टीएमटी. हमारा ट्रीटमेंट में मेन एजेंडा है उसकी हार्ट रेट को कम रखना है. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू गिव द प्लाक स्टेबलाइजर एंड द एंटीप्लेटलेट ड्रग. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द पेशेंट ऑफ वन, दैट इज यूएसए एंड स्टेमी कॉम्प्लेक्स. अनस्टेबल एंड द नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. क्योंकि ये दोनों डिजीज में मोर और लेस जो ट्रीटमेंट है वो सेम होने वाला है, इसलिए इन दोनों को क्लब करके एक सिंगल एंटिटी बना दिया गया. सी हियर द व्हाट इज द पैथोजेनेसिस. फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ रिटायर्ड बैंक मैनेजर. इट वाज मंथ ऑफ दिसंबर and it was around, let's say, morning 8 a.m. and he was reading newspaper, he was taking breakfast, and the other family members were getting ready for their work. The son was getting ready for the office, the grandchildren were getting ready for the school, and likewise. Now what happened was, this particular fellow was having some amount of atherosclerosis in his coronary artery.
But what was happening was, but still a good amount of blood supply was happening, so there was no much problem. All of a sudden, what happened, unfortunately, that this plaque has ruptured. The moment there is going to be plaque rupture, the plaque surface will become irregular and the platelets will start aggregating on the plaque surface. Now, because of that, the blood supply is going to be relatively very less. The moment the blood supply will become less, the patient will develop ischemia. And because of the ischemia, the patient will develop chest pain. Now, if this thing will further progress, what is going to happen is कि यहाँ पे जो प्लेटलेट एग्रीगेट हुए थे अब क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट क्लॉट फॉर्मेशन. The moment the clot formation will happen, the blood supply is further going to reduce down. और ये जो अब ischemia था, now it will convert into infarction. There is going to be infarction. क्योंकि ये ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन नहीं है तो ST elevation तो नहीं दिखेगा because it's not a transmural infarction, so we are not going to have the ST elevation, so it is called as the non-ST elevated myocardial infarction. So this is the basic pathogenesis behind the USA and STEMI. So how the patient is going to present to us is the patient will have chest pain at rest. So वो जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर की बात मैं आपको बता रहा था, सुबह वो नाश्ता कर रहे थे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ऑल ऑफ अ सडन द पेशेंट विल हैव सीवियर चेस्ट पेन. He will fall down from his sofa. He will be clenching his chest. He will start sweating in the month of December, and he will say that he is having difficulty in breathing. So this chest pain at rest, and it is going to last for 10 to 30 minutes. The family member will understand that there is something seriously wrong with the old man, so they will take the old man to the hospital, and once they will come to you, you will ask the question कि क्या कर रहे थे जब ये chest pain हुआ. So you will the attendants will say कि the chest pain occurred at rest, as such no exertion was happening at that time. So the investigation that you are going to do is the ECG. ECG के अंदर हमें क्या नहीं दिखेगा, that is more important as of now. ECG के अंदर हमें ST elevation नहीं दिखेगा. No ST elevation. The moment there is no ST elevation, basically you have ruled out ST elevated MI. क्या दिख सकता है, that is not very important. We can have the ST depressions, we can have the T wave inversion. इसके अलावा कुछ फाइंडिंग मिल सकती है बट ST elevation नहीं मिलेगा. So ST elevated MI rule out हो गया. Now if you do the cardiac enzyme means if you check the troponin, अगर troponin जो है वो नॉर्मल आ रहा है then it is going towards unstable angina. और अगर troponin बढ़ा हुआ आ रहा है, cardiac enzyme बढ़े हुआ आ रहे हैं, मतलब कि infarction हुआ है, then it is non-ST elevated myocardial infarction. So this is how we can easily identify that what we are dealing with. Now once we have made the diagnosis that it is not STEMI, it is USA and STEMI complex, how we are going to treat the patient. देखिए हमारा जो सबसे प्राइमरी कंसर्न है ना इस पेशेंट के अंदर वो ये है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सी द प्राइमरी कंसर्न इज कि ये जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है ये और बढ़ना नहीं चाहिए और 100% ब्लॉक नहीं होना चाहिए. हम नहीं चाहते कि ये क्लॉट फॉर्मेशन आगे बढ़े. So what we need to do is we need to give a anticoagulant. We are going to give a anticoagulant. The anticoagulant we are going to give is injection of low molecular weight heparin. So we are going to start the low molecular weight heparin subcutaneously injections. Along with that, we don't want the platelets to aggregate more, so we are going to be very aggressive and will give the dual antiplatelet agent. स्टेबल एंजाइना में तो सिंगल एंटीप्लेटलेट दिया था, यहाँ डुअल एंटीप्लेटलेट दे देंगे. डुअल एंटीप्लेटलेट का मतलब है वी विल गिव एस्पिरिन. अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू गिव P2Y12 inhibitor. P2Y12, any of the P2Y12 inhibitor we can give. P2Y12 inhibitors such as clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. We'll give any of these medication. टिकाग्रिलो. सो क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलो, इनमें से कोई एक ड्रग दे देंगे. नाउ बाय डूइंग दीज टू थिंग्स व्हाट वी हैव मेड श्योर कि वो जो क्लॉट फॉर्मेशन है अब आगे नहीं बढ़ेगा और 100% क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम जितने भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन और इस्चेमिया वाले जो पेशेंट होते हैं हम उन सब में चाहते हैं कि हार्ट रेट जो है वो लोअर साइड पर रहे. उसकी वजह से क्या होगा कि द लेसर द हार्ट रेट द लेसर द डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम, सो देयर इज लेस इस्चेमिया एंड द पेशेंट विल हैव लेस चेस्ट पेन. सो we will give the beta blocker. To decrease the preload on the heart, we are going to give the nitrates.
To stabilize the plaque, we are going to give the statin. So if you see that these three drugs we have used in the patient of stable angina also, और यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं और आगे किसी भी इस्टेमिक हार्ट डिजीज में हम इनको यूज करेंगे. अगर इस पेशेंट का सेचुरेशन कम आता है, इफ द SpO2 is less than 91%, then go for oxygen support. These are the points to be kept in mind when it comes to the management of the USA and STEMI. Now what is going to happen is, अब आपने इस पेशेंट को एडमिट कर दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था. 2 दिन बाद उसके फैमिली मेंबर आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बाकी सब तो ठीक है, हमारा पेशेंट भी ठीक चल रहा है, लेकिन वी वांट टू आस्क दैट कि आपने हमारे पेशेंट की एंजियोग्राफी क्यों नहीं की, या फिर व्हाई यू हैव नॉट डन द स्टेंट प्लेसमेंट और समथिंग लाइक दैट. सो you need to explain here. What they are asking is, basically there are two things that they are asking. One is the angiography. Angiography is basically is an investigation where we are going to insert a wire and we are going to inject the dye in the coronary artery to find where is the block, and once we identify the block, then we do the stent placement like this, the stent placement, and that stent placement is referred as the angioplasty. और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है एंजियोग्राफी विद एंजियोप्लास्टी, बिकॉज दीज आर द परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस विच यू आर डूइंग. यू आर पंक्चरिंग द स्किन, यू आर गोइंग इन द कोरोनरी आर्टरी, यू आर डूइंग द इंटरवेंशन. दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज PCI. So basically angiography is an investigation, whereas angioplasty is basically is the stent placement. I will explain this angiography, angioplasty in little more detail in a separate video. But as of now, angiography plus angioplasty is called as the PCI. So now the family members were asking कि आपने हमारे patient का PCI क्यों नहीं किया. So what you have to say is, in USA and STEMI, every patient of USA and STEMI, we don't do the PCI. First we calculate a score, and that is called as TB score. So what we need to do is, if you are planning for PCI, what we need to do is we need to calculate a score that is called as TB score, and if the TB score is coming more or less, more or equal to 3, then only we are going to plan for PCI. Otherwise the USA and STEMI सारे patient में PCI नहीं करना है. So you will explain this to the family member. What is TB score? TB score का मतलब ये होता है, उसमें there are several parameters, there are total 7 parameters that we are going to check. एज कितनी है, रिस्क फैक्टर कितने थे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल कैलकुलेट. इज अ सिंपल क्वेश्चन है, एंड इफ इट इज कमिंग मोर देन 3, yes we will plan for PCI. If it is not, then we will not plan for PCI. Right, so this is all about the management of the USA and STEMI. And after, if the angioplasty is required, see how the angioplasty result will look like. आप देखिए यहाँ पे पहले हमने एंजियोग्राफी किया और उससे आइडेंटिफाई हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक है. Then we did the angioplasty, means we did the stent placement. Then you can see that after the stent placement, the flow of the blood is very nice, very nice. Right, so this is the PCI, but every patient of USA and STEMI doesn't require that. That will depend on the TIMI score. क्योंकि हम USA and STEMI में PCI जो है तुरंत नहीं करते, हम पहले स्कोर कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरी चीज़ें देखेंगे और बाद में करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिलेड PCI. सो आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट हियर. PCI in USA and STEMI is called as delayed PCI. अगला जो नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ST elevated myocardial infarction. Now how the ST elevated myocardial infarction happens? So what happens is, for example, this is a coronary artery and the patient is having some amount of atherosclerosis here, but still a good amount of blood supply was happening, so there was no problem. But what happened was, unfortunately, if this plaque ruptures, all of a sudden the platelets will aggregate, the clot formation will start, and in some individual a mature thrombus will be formed very early. So if there is a 100% block, अगर 100% stenosis हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, मीन्स देयर इज नो ब्लड सप्लाई इज हैपनिंग, देन ये जितना भी एरिया था जो इस ब्लड सप्लाई से इस ब्लड वेसल से सप्लाई हो रहा था, उस पूरे एरिया में देयर इज गोइंग टू बी इन्फेक्शन. सो दैट इज रेफर्ड एज द ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, कि पूरी की पूरी थिकनेस में इन्फेक्शन हो गया. इट इज अ ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन. This is called as the ST elevated myocardial infarction. So to understand this, let's take an example. मान लीजिए there was a village और उसके अंदर एक डिनर पार्टी चल रही थी.
आपने देखा होगा गांव के अंदर जो डिनर पार्टी चलती है वहाँ पे तो जनरली बुफे नहीं होता है, सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज डिनर पार्टी वॉज हैपनिंग देयर एंड एवरी वन वॉज एंजॉइंग देयर. उस डिनर पार्टी में ज़्यादा लोग नहीं थे, ऑलमोस्ट 50 के आसपास गेस्ट थे. उस उस गांव में एक देयर वाज अ ओल्ड मैन अराउंड 70 ईयर एंड ही वाज वेरी हैप्पी. ही वाज लिविंग अलोन. उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए एंड ही वाज वेरी हैप्पी. एंड ही वॉज अ क्रॉनिक बीड़ी स्मोकर. ही वॉज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बट वो ज़्यादा चिंता नहीं करते थे कि इट्स फाइन. ही वॉज हैप्पी. सो नाउ आपने देखा होगा जो लोग स्मोक करते हैं वो कैन इजीली रिलेट दैट कि व्हाट हैपेंस इज किसी को खाना खाने के बाद स्मोक करना अच्छा लगता है, किसी को कॉफ़ी पीते पीते स्मोक करना अच्छा लगता है, किसी को दारू पीने के साथ स्मोक करना अच्छा लगता है. इनका कुछ अलग था. इनको खाना खाते खाते बीड़ी पीना अच्छा लगता था. तो जब ये खाना खा रहे होते थे साथ में बीड़ी पीते थे. सो ये उनकी उनकी इच्छा थी, उनको अच्छा लगता था. सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज सब लोग खाना खा रहे थे, वो खाना खाते खाते बीड़ी पी रहे थे वहीं पे. ऑल ऑफ अ सडन दिस इवेंट हैपेंड इन हिज कॉर्नरी आर्टरी. इन वन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी दिस पर्टिकुलर इवेंट हैपेंड. द प्लाक रप्चर, प्लेटलेट एग्रीगेट हो गया, थ्रोम्बस बन गया, 100% ब्लॉक हो गया, ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर 70-year-old मेल ही हैड सीवियर चेस्ट पेन. तो वो नीचे वहां पे फ्लोर पे गिर गए एंड ही वॉज क्लंचिंग हिज चेस्ट. He was having severe chest pain और बहुत तेज पसीना आने लग गया. Now what happened was he was smoking. So what happened was जितने भी गांव वाले थे वो सब उनके आसपास आके खड़े हो गए कि यार क्या प्रॉब्लम हो रही है. एंड दे हैव टेकन द पेशेंट टू द नियर बाई PSC वेयर वन ऑफ यू विल बी पोस्टेड. सो द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड जो भी अवेलेबल था उस पर उनको वहाँ लेके चले गए. जैसे ही वहाँ लेके गए, what happened is because the patient had chest pain, the first investigation that you are going to offer to the patient is ESG, ECG. आपने ECG किया, ECG किया और ECG के अंदर आपको ST elevation देखने को मिले. And these ST elevations are not going to be in all the leads, they are going to be in some particular group of lead. We have discussed in the previous lecture that how to identify that in myocardial infarction जिस particular artery में block होता है वो कौन सी टेरिटरी में सप्लाई कर रही है उसके बेसिस पे ST एलिवेशन होता है. मान लीजिए अगर इनकी LAD में ब्लॉक हुआ होगा तो V1, V2, V3, V4 में ST एलिवेशन आएगा. अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक होगा तो सेकंड थर्ड AVF में ST एलिवेशन आएगा. तो ST एलिवेशन आ रहा था. देन यू चेक द ट्रोपोनिन. फॉर ट्रोपोनिन वी हैव द कार्ड टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल. सो आपने प्रिक किया, ड्रॉप डाला और ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ रहा था. The moment you have looked at two things and the patient had severe typical type of anginal pain, so you were thinking that okay, it is ST elevated MI. So this is how the patient is going to present to us. Now, if we write down the same thing here, the patient will have chest pain at rest. And this chest pain is going to last for more than 30 minutes. 30 मिनट से ज़्यादा चलेगा. If you do, when is this patient, you will do the ECG, there is going to be ST elevation. And ST elevation will be there in some group of leads, not all the leads. The troponins will be increased. अब हमारा टारगेट ये है कि कैसे भी करके ये जो थ्रोम्बस बन गया है इसको यहाँ से हटाना है, इसको तोड़ना है, इसको डिसॉल्व करना है. अब इसके दो तरीके हैं. या तो आप इसको थ्रोम्बोलाइज्ड कर दो, मीन्स वी हैव अ इंजेक्शन दैट कैन ब्रेक डाउन दिस थ्रोम्बस, दैट इज थ्रोम्बोलाइसिस. सो वी हैव दीज मॉलिक्यूल्स, इंजेक्टेबल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल. या फिर एक और तरीका ये होता है कि आप क्या करिए कि आप एक वायर इंसर्ट करिए, यू गो टू द कॉर्नरी आर्टरी, यू डू द एंजियोग्राफी, you find out that where is the block and you open that by putting the stent or the methods. So that is called as the PCI. तो हमारे पास में दो ऑप्शन थे, या तो आप थ्रोम्बोलाइज कर लो या फिर आप इसको PCI कर लो. लेकिन PCI करने के लिए मतलब कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने के लिए तो कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, कैथ लैब होनी चाहिए. सो वी हैव द टू ऑप्शंस. अगर आप थ्रोम्बोलाइज करते हो मीन्स यू जस्ट गिव अ इंजेक्शन, विच इज मोस्ट ऑफ द केसेस में हम करते हैं, क्योंकि सारी जगह तो कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, कैथ लैब अवेलेबल नहीं है, तो हम जनरली थ्रोम्बोलाइज करते हैं. लेकिन अगर पेशेंट लकी है और उसके पास में कोई कार्डियोलॉजी सेंटर है तो पेशेंट सीधा वहाँ चला गया, द पेशेंट कैन बी डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू PCI. और अगर डायरेक्ट PCI करते हैं ST एलिवेटेड MI में तो हम उसको बोल देते हैं प्राइमरी PCI. कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली प्राइमरी PCI इज़ बेटर, क्योंकि इसके अंदर क्लियर कट हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है और वो खुला या नहीं खुला, राइट. सो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि PCI फैसिलिटी जो होती है बहुत दूर होती है, मतलब कार्डियोलॉजी सेंटर होता नहीं है, तो हमें थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है. अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि PCI करना है या थ्रोम्बोलाइज करना है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ पेशेंट इज देयर इन अ सिटी जिसके एकदम घर के पास में कार्डियोलॉजी सेंटर है,
उसको जैसे एम हुआ, ST एलिवेटेड एम हुआ, वो वहाँ जाएगा, उसका तो प्राइमरी PCI होना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पेशेंट है, वो घाव में था, अब उसको वहाँ पे चेस्ट पेन हुआ है, अब उसको थ्रोम्बोलाइज करें या PCI करें? क्योंकि अगर उसको हम कार्डियोलॉजी सेंटर भेजेंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब वो कितना टाइम लगेगा उस पर हम डिसाइड करेंगे कि थ्रोम्बोलाइज करना है या प्राइमरी PCI करना है। अगर देखिए, द PCI फैसिलिटी इज मोर देन 2 आवर्स अवे, अगर 2 घंटे से ज़्यादा दूरी पे है, आपको लग रहा है कि उस पेशेंट को अगर रेफर करेंगे तो 2 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे उसको कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंचते पहुंचते, देन गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उस PCI का वेट करने का, थ्रोम्बोलाइज कर दो। थ्रोम्बोलाइज कैसे करेंगे? वी विल गिव द इंजेक्शन ऑफ स्टेप्टोकाइनेस, स्टेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, जनरली हम स्टेप्टोकाइनेस यूज करते हैं, दैट इज 1.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट। विल गिव द 1.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस। अगर आप थ्रोम्बोलाइसिस का प्लान कर रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, थ्रोम्बोलाइसिस तो एक एजेंट है, मतलब एक इंजेक्शन है, तो जैसे ही पेशेंट आया आपको बहुत सारी चीजें बहुत प्रॉम्प्टली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे को एक कट ऑफ दे रखा है कि अगर आप थ्रोम्बोलाइसिस का प्लान करते हो तो थ्रोम्बोलाइसिस जो है विद इन 30 मिनट ऑफ द अराइवल ऑफ द पेशेंट चालू हो जाना चाहिए। सो द डोर टू निडल टाइम शुड बी लेस देन 30 मिनट। मतलब कि जैसे पेशेंट आया उसको चेस्ट पेन हो रहा था तो विद इन 30 मिनट आपको डायग्नोज कर लेना है कि उसको एस्टेमी है, और विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर उसका थ्रोम्बोलाइज चालू हो जाना चाहिए। दिस इज द आइडियल टाइम। अब मान लीजिए आपने उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया, अब थ्रोम्बोलाइज करने के बाद भी इसका PCI तो करना ही करना है। अगर आप कंपेयर करो USA एस्टेमी में, उसमें मैंने बोला था, जब मैंने बैंक मैनेजर वाला एग्जाम्पल दिया था, मैंने उसमें यह कहा था कि सबका PCI नहीं करते। उसमें तो हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं, टीमी स्कोर कितना आ रहा है, 3 से ज़्यादा आ रहा है तो हम PCI करते हैं। लेकिन स्टेमी में तो PCI करना ही करना है, थ्रोम्बोलाइसिस कर दिया तो भी PCI करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसको थ्रोम्बोलाइज किया, अब आपको क्या करना है, इस पेशेंट को रेफर कर देना है हायर सेंटर पे। आपने तो थ्रोम्बोलाइसिस चालू कर दिया, नाउ यू विल रेफर द पेशेंट टू द हायर सेंटर जहां पे इसका PCI हो सकता है। जैसे ही पेशेंट हायर सेंटर पे पहुंचेगा तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो दो चीज़ें करेगा। अगर पेशेंट उस टाइम कॉन्शियस है तो पेशेंट से पूछ लेंगे कि आपको पहले से कैसा लग रहा है, और दूसरी चीज़ हम करेंगे ECG। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगाया, हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन जो था वो कितना इफेक्टिव रहा इस क्लॉट को खोलने के लिए। ये जो थ्रोम्बस बना इसको उसने तोड़ा या नहीं तोड़ा। तो वो दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो पेशेंट क्लिनिकली थोड़ा ठीक हो जाएगा, और ECG के अंदर जो ST एलिवेशन आ रहे थे वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। सो जब हमने पेशेंट को रेफर किया, जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचा तो कार्डियोलॉजिस्ट ने पूछा कि अभी आपके चेस्ट पेन का क्या हाल है और ST एलिवेशन कैसा चल रहा है। तो ECG करके देखा कि ये कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये कम होने लग गए, अगर ये कम होने लग गए तो हम बोलेंगे इट वॉज अ सक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस। तो जो हमने थ्रोम्बोलाइसिस किया वो सक्सेसफुल था अगर ये कम होने लग गए तो। लेकिन अगर ये कम नहीं हुए, अभी भी पेशेंट को उतना ही चेस्ट पेन हो रहा है, ST एलिवेशन अभी भी उतना ही है या रादर बढ़ गया है, तो दैट वाज अनसक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस। सो थ्रोम्बोलाइसिस के दो फ्यूचर हो सकते हैं, देयर कैन बी 2 आउटकम्स ऑफ द थ्रोम्बोलाइसिस। या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल हो गया है तो भी PCI करना है, अनसक्सेसफुल है तो भी PCI करना है। सक्सेसफुल होने के बाद में अगर आप PCI करते हो तो उसको हम बोलते हैं चेक PCI, कि हम खाली चेक कर रहे कि पूरा ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा है। सो दैट इज चेक PCI। और अनसक्सेसफुल के बाद में PCI कर रहे हो तो उसको हमने बोल दिया रेस्क्यू PCI। तो आप देखिए PCI तो करना ही करना है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तो करना ही करना है, राइट। सो बिकॉज द PCI करना ही है, सक्सेसफुल के बाद कर रहे तो उसका नाम रख दिया कि हम चेक कर रहे, खाली चेक PCI है। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल था तो करना ही था, तो उसका नाम रख दिया रेस्क्यू PCI। सो दिस इज हाउ वी मैनेज अ पेशेंट इफ यू आर डूइंग द थ्रोम्बोलाइसिस। बट मैंने आपको यह भी बताया कि अगर पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के बहुत पास है तो व्हाट हैपेंस इज, इफ द PCI फैसिलिटी इज वेरी नियर और पेशेंट को स्टेमी हुआ है, इफ द पेशेंट इज विद इन 2 आवर्स अवे ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट, देन डायरेक्टली गो फॉर प्राइमरी PCI। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच सकता था कार्डियोलॉजिस्ट तक तो फिर PCI कर लेना चाहिए था, फिर थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना चाहिए था। और अगर आप प्राइमरी PCI कर रहे हो तो जब पेशेंट आपके पास पहुंचता है, द गाइडलाइन सेज दैट कि जैसे ही आपके पास पेशेंट आया, अगर आप प्राइमरी PCI को प्लान कर रहे हो तो प्राइमरी PCI जो है विद इन 90 मिनट ऑफ अराइवल ऑफ द पेशेंट शुड बी स्टार्टेड। विद इन 90 मिनट ऑफ अराइवल, जिसको हम बोलते हैं डोर टू निडल टाइम। डोर तो हो गया इमरजेंसी का गेट, और निडल हो गया आपका जब आपने वो प्रोसीजर चालू किया। सो विद इन 90 मिनट PCI चालू हो जाना चाहिए। सो एक बार मैं इसको वापस समराइज कर रहा हूँ।
सी वेन एवर अ पेशेंट इज हैविंग स्टेमी, अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगा दो, दैट इज थ्रोम्बोलाइसिस, या फिर इसको प्राइमरी पीसीआई कर लो। अगर आप उसको 2 घंटे के अंदर अंदर प्राइमरी पीसीआई फैसिलिटी तक पहुंचा सकते हो तो उसको वहां भेज दो और उसका प्राइमरी पीसीआई करा दो, क्योंकि प्राइमरी पीसीआई इज बेटर। और जब प्राइमरी पीसीआई करेंगे तो पीसीआई जो है हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद बोल रहा हूं, 90 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। वेन कम्स टू थ्रोम्बोलाइसिस, अगर पेशेंट जो है वो किसी गांव में रहता है और हॉस्पिटल पहुंचने मतलब कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंचने में 2 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे, देन गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस, गिव द इंजेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस 1.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट, and you have to be very prompt in starting this injection. The moment the patient has arrived in your hospital, from that particular point within 30 minutes you should start this injection. इस इंजेक्शन के दो आउटकम हो सकते हैं, या तो ये उस क्लॉट को तोड़ देगा या नहीं तोड़ पाएगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो चेस्ट पेन कम हो जाएगा, एसटी एलिवेशन कम होने लग जाएंगे, तो और अगर नहीं हुआ तो चेस्ट पेन उतना ही रहेगा। लेकिन वॉट एवर इज द आउटकम, पीसीआई तो करना ही करना है। तो आपने थ्रोम्बोलाइसिस का इंजेक्शन चालू किया, पेशेंट को रेफर कर दिया, तो अगर पेशेंट का सक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस हुआ है तो जो पीसीआई करेंगे उसको बोलेंगे चेक पीसीआई, अनसक्सेसफुल के बाद करेंगे तो बोलेंगे रेस्क्यू पीसीआई। सो दिस इज हाउ वी मैनेज अ पेशेंट ऑफ स्टेमी। इसके अलावा और क्या क्या देना है इस पेशेंट को? The other treatment is going to be same as USA and STEMI। जो हमने USA and STEMI में ट्रीटमेंट दिया है वो सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे भी देना है। What are the other treatment that we have given there was, we have given an anticoagulant that is low molecular weight heparin, we have given dual antiplatelets, beta blocker, nitrate, statin. If SpO2 is less than 91%, then we'll give the oxygen support. ये सारी चीज़ें हमने यूएसए एंस्टेमी में भी दी थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हार्ट रेट इन पेशेंट्स की हमेशा कम रहे। वी वांट द प्री लोड टू बी डिक्रीज्ड, सो फॉर दैट विल गिव द नाइट्रेट। वी वांट द प्लाक टू बी स्टेबलाइज, फॉर स्टैटिन, ऑक्सीजन सपोर्ट, ये सारा तो देना ही देना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, प्लस माइनस मॉर्फिन। नाउ मॉर्फिन क्या होता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं है। नाउ अगर ये सब करने के बाद भी पेशेंट का चेस्ट पेन कम नहीं हो रहा है, हम आपने थ्रोम्बोलाइज कर दिया, आपने सब कर लिया, लेकिन चेस्ट पेन कम नहीं हो रहा है, देन यू कैन ऐड मॉर्फिन। दैट इज डिपेंडेंट, मतलब कि चेस्ट पेन कम हो गया तो फिर मॉर्फिन नहीं देना है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर मॉर्फिन ऐड कर देना है। सो मॉर्फिन प्लस माइनस इफ चेस्ट पेन नॉट रिलीव्ड और द चेस्ट पेन नॉट सबसाइडेड, चेस्ट पेन कम नहीं हुआ है तो मॉर्फिन को ऐड कर देना है। सो दिस इज हाउ वी मैनेज अ पेशेंट ऑफ स्टेमी। अगर क्योंकि स्टेमी के सारे पेशेंट में पीसीआई तो करना ही करना है, और अगर आपने पीसीआई किया है, इफ यू डिड द पीसीआई, यू नीड टू गिव द डुअल एंटीप्लेटलेट्स फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। अगर आपने कभी भी किसी भी पेशेंट का पीसीआई किया है तो उसको डुअल एंटीप्लेटलेट एटलीस्ट 12 मंथ के लिए देना ही देना है। देयर इज वन मोर स्पेशल पॉइंट अबाउट इंफीरियर वॉल एमआई पर्टिकुलरली। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि इंफीरियर वॉल एमआई में व्हाट हैपेंस इज, इफ आई जस्ट स्क्रॉल अप द नोट्स सो दैट you can understand and you can relate the thing। inferior wall MI के बारे में हमने एक स्पेशल पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे। आप देखिए, what happens is the heart is resting on the diaphragm। सो अगर inferior wall MI होता है तो डायफ्राम इरिटेट होता है, और डायफ्राम के जो नीचे वेगस नर्व है विच इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, वो इरिटेट हो जाती है। जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व इरिटेट होती है, पेशेंट का हार्ट रेट कम हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होने लग जाता है। सो अगर पेशेंट को inferior wall MI हुआ है, if the patient has developed inferior wall MI and उसमें राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हो गया है, देयर इज डिक्रीज इन द हार्ट रेट, देयर इज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, दीज आर द पैरामीटर्स विच आर देयर। बाकी सारे एमआई में तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये अकेला ऐसा एमआई है जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है। तो अगर इंफीरियर वॉल एमआई है और ब्रेडिकार्डिया हो रखा है, बीटा ब्लॉकर्स आर अवॉइडेड। हमें इन पेशेंट को बीटा ब्लॉकर नहीं देने, क्योंकि इसकी हार्ट रेट तो पहले से ही कम है। इंस्टेड कभी कभी तो इनकी हार्ट रेट इतनी कम हो जाती है कि हार्ट रेट बढ़ाने के लिए अलग से दवाई देनी पड़ती है। सो इंफीरियर वॉल एमआई में कभी कभी हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, सो बीटा ब्लॉकर्स आर अवॉइडेड। इंस्टेड इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन इज गिवन। कभी कभी हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है तो एट्रोपिन देना पड़ता है, और इनका ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक तो हार्ट रेट कम हो गया, दूसरा इनको पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई, नोजिया, वोमिटिंग हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो मान लीजिए अगर एक पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई हुआ है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, देयर इज अ पेशेंट ऑफ इंफीरियर वॉल एमआई एंड द पेशेंट इज इन शॉक,
तो उस पेशेंट को पहले थ्रोम्बोलाइज नहीं करना है, उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस पहले नहीं देना है, पहले तो इस शॉक से निपटना है हमें। तो इन्फीरियर वॉल एमआई को अगर पेशेंट को शॉक हो जाता है, देन बिफोर डूइंग थ्रोम्बोलाइसिस गिव आईवी फ्लूइड। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं इन्फीरियर वॉल एमआई से रिलेटेड। इन्फीरियर वॉल एमआई में ब्रेडिकार्डिया होता है, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते, इंस्टेड ऑफ दैट एट्रोपिन देते हैं। और इन पेशेंट में शॉक होगा तो उसको काउंटर करने के लिए वी विल गिव द आईवी फ्लूइड। सो दीज आर द टू एडिशनल थिंग्स दैट वी डू फॉर पर्टिकुलरली फॉर इन्फीरियर वॉल एमआई। बाकी एमआई में हम नहीं करते, और यहां से बहुत सारे एमसीक्यू बनाते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉर्निय आर्टरी डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। एक बार मैं इसको सबको समराइज कर रहा हूं। सो हियर यू कैन सी this was the important diagram that we have made. If the patient is having the chest pain only and only at exertion, that is stable angina. तो स्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन एट एक्सर्शन, रेस्ट दिया, ठीक हो गया। हमने वो लेडी वाला एग्जांपल लिया था, 6-7-4 के बीच में प्रॉब्लम हुई थी। देन चेस्ट पेन एट रेस्ट हुआ है तो तीन पॉसिबिलिटी है, यूएसए, एनस्टेमी और स्टेमी। यूएसए एनस्टेमी जो है उसको हम एक सिंगल एंटिटी मानते हैं। वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ रिटायर्ड बैंक मैनेजर, विंटर के मंथ में सीवियर चेस्ट पेन हुआ था, एंड देन वी हैव डिड द ईसीजी। ईसीजी में एसटी एलिवेशन नहीं था एंड वी हैव मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। यूएसए एनस्टेमी में सारे पेशेंट का पीसीआई नहीं करते, पीसीआई विल डू आफ्टरवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज डिलेड पीसीआई। और कब करेंगे? जब टीमी स्कोर जो होगा मोर देन और इक्वल टू 3 होगा। व्हेन कम्स टू स्टेमी, स्टेमी में चेस्ट पेन एट रेस्ट होगा, द चेस्ट पेन विल लास्ट फॉर मोर देन 30 मिनट। इसमें देर इज गोइंग टू बी अ मेच्योर थ्रोम्बस फॉर्मेशन, देर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन, ईसीजी में एसटी एलिवेशन आएगा, देर इज गोइंग टू बी ट्रोपोनिन विल बी इंक्रीज। एंड for the management there are two options that we have to opt for when it comes to STEMI. Either you will go for thrombolysis or primary PCI. The primary PCI is better, but most of the time it is not very much available, so you go for thrombolysis first and then you will do the PCI. Then the remaining treatment in the STEMI is going to be more or less same as USA and STEMI. बट इन्फीरियर वॉल एमआई में ध्यान रखना है कि इन्फीरियर वॉल एमआई में हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते, क्योंकि उनका हार्ट रेट पहले से ही कम होता है। तो बीटा ब्लॉकर की जगह पे वी समटाइम वी हैव टू गिव द एट्रोपिन। एंड क्योंकि इन्फीरियर वॉल एमआई में ब्लड प्रेशर भी कम होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा होता है, उसको काउंटर करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देते हैं बिफोर डूइंग द थ्रोम्बोलाइसिस। सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हेन इट कम्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। थैंक यू।